हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैपिटल गेन से रिलेटेड कंपलसरी एक्वेशन के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इनिशियल कंपनसेशन का पार्ट कवर करेंगे, एनहांस कंपनसेशन और रिड्यूस कंपनसेशन का पार्ट कवर करेंगे और साथ में इसकी एग्जम्पशन का पार्ट भी कवर करेंगे। अब देखिए, लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी खबर, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक ही सब्सक्रिप्शन में एमकॉम सेमेस्टर 3 और एनटीए यूजीसी नेट का कोर्स। जी हाँ, आपने सही सुना है, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर तलवीर सिंह, मधुसूदन और राघव वाधवा आपको इस कोर्स का बेसिक से लेकर एडवांस पार्ट कवर करवाएंगे। देखिए, आप कंफ्यूज रहते हैं कि एमकॉम के बाद नेट की प्रिपरेशन की जाए या एमकॉम के साथ नेट की प्रिपरेशन की जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये उनके लिए बेटर कोर्स है जो अपने एमकॉम की प्रिपरेशन के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को भी बेटर करना चाहते हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है कि अगर आप रेफरल कोड एनटीए नेट एंटर करेंगे तो सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इन सब की डिटेल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टॉप एजुकेटर इस कोर्स को आपको कवर करवा रहे हैं। ओके, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जब आपकी कैपिटल असेट को गवर्नमेंट के किसी लॉ या बोल सकता हूँ कानून या रूल के अकॉर्डिंग कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है और आपको इसके बदले में जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जैसे मेट्रो ट्रेन का, उसके बीच में कोई आपकी ज़मीन बिल्डिंग ये आ रही है जो कि कैपिटल असेट के फॉर्म में आपको पता है, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया। अब ना चाहते हुए आपको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट ने उसके बदले में आपको कंपनसेशन दिया, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 इज एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट अदर देन अर्बन एग्रोलैंड, इसको छोड़ के, क्योंकि ये एग्जम्पशन में आएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। मैंने नीचे इसको कवर किया हुआ अलग से, तो आपको पता चल जाएगा। तो बोल रहा है इसको छोड़ के, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, तो ये बोल रहा है जब भी कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है इस बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, किसी गवर्नमेंट के कानून के अंतर्गत कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू कैपिटल असेट का ट्रांसफर होता है, या when a capital asset is transferred and the consideration of transfer is to be determined or approved by central government, ना कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये बोल रहा है कि जब कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है और उसका जो अमाउंट होता है, कंपनसेशन होता है, वो डिटरमिन किया जाता है और अप्रूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं। ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू कंपनसेशन मिला है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्पल में काम आएगा। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा और उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आपको पता है कि जैसे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली सेल्स कंसिडरेशन उसमें से लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर करते हैं, तो नेट सेल आती है, उसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो लास्ट में कैपिटल गेन आता है। तो देखिए, सेल्स कंसिडरेशन के लिए क्या बोला, टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखिए, गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया वो इनिशियल कंपनसेशन होता है। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है, मैंने बताया, तो अगर उसका कंपनसेशन 40 लाख डिसाइड हुआ और उसमें से आपको अभी शुरू में 20% मिला है, यानी 40 का 20% कितना हो गया, 8, तो बाकी जो 32 लाख है वो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन जो ये 40 लाख है, इसे इनिशियल कंपनसेशन बोला जाएगा। तभी तो यहाँ पे दे रखा है रिसीवेबल, कि जितना आपकी इनकम ड्यू हो गई, एक तरीके से मैं यही बोल रहा हूँ, सेल्स कंसिडरेशन इनकम के फॉर्म में मानते हुए कि आपकी इनकम कितनी ड्यू हो गई, 40 लाख। 8 लाख आपको चाहे मिल गया हो, लेकिन बाकी 32 लाख तो बाद में भी मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि रिसीवेबल बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल वो सेल्स कंसिडरेशन होगा। तो ये 40 लाख इनिशियल कंपनसेशन है। देखिए, एनहांस कंपनसेशन मत बोलना। एनहांस तो क्या होता है कि जब हम कोर्ट में अपील करते हैं कि हमें 40 लाख दिया गया है, कम दिया गया है, ठीक है, या हम अथॉरिटी को बोलते हैं, अपील करते हैं कि हमें कम दिया गया है, हमें ज़्यादा दे दीजिए, या अथॉरिटी ने ही बाद में एनहांस कर दिया हो कंपनसेशन, तो जब भी हमें मिलता है वो एनहांस कंपनसेशन कहलाता है। उसका तो अलग से पार्ट क्या होता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनिशियल कंपनसेशन की, तो जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज यूजुअल, क्योंकि पता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कितने में खरीदी होगी, जब भी आपने खरीदी होगी उसके हिसाब से इंडेक्सेशन का पार्ट लग जाएगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कब मिलता है? टिल द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। देखिए आपका जो कंपलसरी एक्विजिशन किया वो किया 14-15 में, ठीक है, लेकिन आपको जो कंपनसेशन मिला वो मिला 19-20 में। तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो तो 14-15 के लिए है, मतलब जो इनटू होके साइड में इंडेक्सेशन का पार्ट आता है वो तो 14-15 के लिए है, लेकिन टैक्सेबल कब होगा? जिस साल आपको कंपनसेशन या उसका पार्ट मिला है, यानी 40 लाख का 20% जिस साल आपको मिला है 8 लाख, उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेल्स कंसिडरेशन पूरा आएगा, उसका 20% जब आपको मिला है उस साल वो टैक्सेबल होगा। तो जैसे 19-20 में आपको 20% मिला तो उस साल वो टैक्सेबल होगा। और जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का वो कब मिलेगा? जब कंपलसरी एक्वायर किया गया था, मतलब 14-15 में। यानी गवर्नमेंट का काम है, मान के चलिए लेट हो जाता है तो आपको 5-6 साल बाद कंपनसेशन मिलता है, तो टैक्सेबल कब होगा? जब आपको कंपनसेशन मिला है, चाहे उसका कुछ पार्ट मिला हो, ठीक है, यही बोल रहा है। तो देखिए बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, लीगल एक्सपेंडिचर इंकर टू रिकवर क्लेम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। नॉर्मल जो भी एक्सपेंडिचर इस पे हो रहे हैं कि कंपनसेशन आपको नहीं मिल रहा था, लेट मिल रहा था, तो जो भी लॉयर वॉयर के खर्चे हो गए आपके तो वो लेस हो जाएंगे। टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ, यानी उसका कुछ हिस्सा अगर आपको रिसीव होता है फर्स्ट, तो आपका ड्यू तो कुछ भी हुआ वो पूरा सेल्स कंसिडरेशन का पार्ट है, लेकिन टैक्सेबल कब हो रहा है? जब उसका कुछ परसेंट या पूरा अमाउंट, जैसे 40 लाख पूरा मिल गया, या उसका 10%, 20%, 30% कुछ भी है पार्ट आपको जब मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तब वो टैक्सेबल है। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब तक मिलेगा? टिल द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। अब देखिए क्वेश्चन कराऊंगा एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एनहांस कंपनसेशन, सिंपल सा पार्ट है, ये बोल रहा है वेयर द असेसी हैज रिसीव एनहांस कंपनसेशन, जो कि मैंने क्या बताया, कोर्ट के थ्रू आपको मिल गया, ऑथोरिटी के थ्रू या किसी ऑर्डर के थ्रू आपको मिल गया, देन सच एनहांस कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन एज अंडर। तो ये इनिशियल के अलावा मिल रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन में क्या बोल रहा है, टोटल एनहांस कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब नोट तो हम पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल, लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग द एनहांस कंपनसेशन आर डिडक्टेबल एज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। जैसे आपने अपील करी तो आपने किसके थ्रू करी होगी? किसी लॉयर के थ्रू, वकील के थ्रू, तो जो भी लिटिगेशन के खर्चे हो गए वो सारे आप लेस कर सकते हो। ये नील आएगी, क्यों? क्योंकि हम इनिशियल कंपनसेशन में ले चुके हैं, इंडेक्सेशन इसका कर चुके हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले चुके हैं, तो ये अब एनहांस कंपनसेशन में नहीं आएगी, तो नील आएगी, ठीक, यानी नेट सेल आएगी, सेल में से एक्सपेंडिचर लेस होने के बाद, और कॉस्ट को नील रखेंगे। टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन सच एनहांस कंपनसेशन और कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, जब वो रिसीव्ड होता है। नेचर ऑफ गेन ऑन एनहांस कंपनसेशन क्या रहेगा? जो आपका इनिशियल कंपनसेशन के टाइम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, वैसे ही एनहांस कंपनसेशन में होगा। कह रहा है एज इन केस ऑफ इनिशियल कंपनसेशन और कंसिडरेशन, जैसे इनिशियल कंपनसेशन जब मिला तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो जब भी आपको एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल करना है और कैपिटल गेन का पार्ट बनाना है, तो वो क्या रहेगा? वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और वो भी लॉन्ग टर्म था। अगर ये शॉर्ट टर्म है इनिशियल, तो एनहांस भी शॉर्ट टर्म रहेगा। इंटरेस्ट जो भी एनहांस कंपनसेशन पर अगर आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बोल रहा है जो एनहांस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या बोल रखा है, जो कि इसके लिए थे, सेल्स कंसिडरेशन के लिए थे, एक मैंने आपको ये पॉइंट भी नहीं बताया, सच कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ओनली, जिस ईयर में मिलेगा रिसिप्ट, ड्यू की बात नहीं कर रहे हैं। यानी एनहांस कंपनसेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जैसे आपको क्या बोला कि 31 मार्च 20 को ऑर्डर दे दिया कि आपको एनहांस मिलेगा, लेकिन आपको जो मिला है वो मिला 1 मई 20 को, तो आपको बताया 2021 में एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑर्डर तो दे दिया लेकिन मिला कब है, रिसिप्ट कब हुई है? 1/5/20 को। कह रहा है इफ पार्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड देन ओनली पार्ट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एंड नॉट द एंटायर। देखिए इनिशियल में तो क्या था, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर उसका कुछ पार्ट मिल जाता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा मतलब जैसे मैंने बताया 40 का 20% मिल रहा है तो पूरा 40 लाख टैक्सेबल इनिशियल में। लेकिन एनहांस में क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कि अब आपको एनहांस 10 लाख और दिया गया, तो उसमें से 10 लाख में से आपको 70% ही 1/5/20 को मिला, मतलब 7 लाख ही मिला आपको। 10 लाख का 70% आपको 7 लाख ही मिला। बाकी 3 लाख आपको जो मिला वो 21-22 में मिला, 2021 में नहीं मिला, 21-22 में, तो तब वो टैक्सेबल होगा। कह रहा है इफ ए पार्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड देन ओनली पार्ट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एंड नॉट द एंटायर अमाउंट। तो बाकी जो पार्ट जब भी मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। पीछे आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो देखिए आसपास काम चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ आ जाती है, तो उसको थोड़ा साइड करना, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए।
कह रहा है एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परस्यूएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन of the previous year in which the final order of such court, tribunal or other authorities made। तो ये बोल रहा है कि डीम टू बी इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन में ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने दिया है या ट्रिब्यूनल ने दिया है या किसी भी अथॉरिटी ने दिया है। तो ये बोल रहा है एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है वेयर बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ पर्सन हु मेड द ट्रांसफर और फॉर एनी अदर रीजन द एनहांस कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन। तो ये बोल रहा है कि देखो सीधी सी बात है, जिसने कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया था उसकी डेथ हो गई या किसी भी अदर रीजन से क्या हो गया, जो एनहांस कंपनसेशन या जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो किसी अदर पर्सन के पास चले गया, जैसे फादर की डेथ हो गई बेटे के पास आ गया। तो बोल रहा है द गेन सो कंप्यूटेड इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन और कंसीडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन ऑफ सच अदर पर्सन, मतलब उस बेटे के हाथ में वो कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिड्यूस। अभी तक आपने देखा कि एनहांस हो गया, लेकिन अगर रिड्यूस हो गया तो उस केस में क्या होगा, वो कैपिटल गेन को रिकम्प्यूट किया जाएगा। यानी जैसे आपको 40 लाख मिला था, बाद में पता चला कि वो तो 30 ही मिलना चाहिए, तो उसको रिकम्प्यूट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपका टैक्स का पार्ट निकलेगा। जो ज़्यादा आपने पे कर दिया होगा अगर, तो वो जनरली क्या हो जाएगा, आपका रिफंड का पार्ट हो जाएगा। कह रहा है वेयर इन एनी असेसमेंट ईयर सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन वेदर ओरिजिनल और एनहांस रेफर्ड अबव इज रिड्यूस बाय एनी कोर्ट, चाहे ओरिजिनल मतलब इनिशियल हो चाहे एनहांस हो, वो कोर्ट ने रिड्यूस कर दिया, ट्रिब्यूनल ने रिड्यूस कर दिया या किसी भी अदर अथॉरिटी ने रिड्यूस कर दिया, देन कैपिटल गेन ऑफ दैट ईयर शैल बी रिकम्प्यूटेड कंसिडरिंग द कंपनसेशन और कंसिडरेशन शो रिड्यूस बाय सच कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। नॉर्मल थियोरटिकल पार्ट है तो ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका इनिशियल और एनहांस कंपनसेशन के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि सेल कंसिडरेशन पूरा क्यों लिया जाएगा इनिशियल में। ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा मिले, लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल की बात कर रहा है, तो जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लेकिन आपको मिला कब, उस साल वो टैक्सेबल होगा। डिसाइड तो पहले कर लिया लेकिन आपको मिला 5-6 साल बाद, तो उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन पूरा टैक्सेबल होगा जितना आपको मिलेगा। ठीक है, यानी जितना आपको मिलना था। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सुनील हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7 जुलाई 1995 फॉर रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख की कोई हाउस प्रॉपर्टी सुनील ने खरीदी थी 7 जुलाई 1995 को। ही इंकर्ड इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रॉपर्टी रुपीज़ 70,000 और 16/8/2000। देखिए जब मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट आपको बताया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट है आपका, तो उस केस में उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप नहीं लोगे, याद रखना 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो ये 1 अप्रैल 2001 से पहले तो इसको नहीं लेना, ये आपको मैंने पहले भी कहीं ना कहीं लिखवाया हुआ है, तो एक बार आप देख लेना। जब भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का टॉपिक चल रहा था ना, उसमें मैंने लिखवाया हुआ है, याद रखना। फिर देखिए ये बोल रहा है एंड रुपीज़ 50,000, इसके अलावा इंप्रूवमेंट में 50,000 और हुए जो कि 17 जुलाई 2010 को, तो ये 2001 के बाद है। तो इसका मतलब इस पे इंडेक्सेशन का पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट अप्लाई होगा नहीं, तो ये नील रहेगी, ये 70 नहीं आएगा, लेकिन 50 का पार्ट आपका कैलकुलेट होगा। चाहे आप देख सकते हैं, मैं आपको आंसर में दिखा देता हूँ। देखिए 50 का पार्ट ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले रहा है, और यहाँ पे 3 बता रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टू बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड की जाएगी। समझ गए? तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, साथ साथ थोड़ा सा कवर करना पड़ता है पीछे के पार्ट भी। ये नहीं कि बस एग्जांपल देख लिया तो यही आएगा, सारा पीछे का पार्ट ही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये देखना पड़ता है। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 450। तो आपको पता है कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर लेनी पड़ती है, क्योंकि कब लेनी पड़ती है, क्योंकि देखो ये 1 अप्रैल 2001 की है फेयर मार्केट वैल्यू, और प्रॉपर्टी उससे पहले की खरीदी हुई है, तो उस केस में आपको बताया कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर लेनी पड़ती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है। तो 3 और 4.5 यानी 4,50,000 4,50,000। तो इसका इंडेक्सेशन करेंगे, आपको पता है कि 2001-2002 का जो इंडेक्सेशन होता है वो 100 होता है नीचे, तो 450 अपॉन 100। अब इनटू जो यहाँ पे लेंगे, ये पार्ट कब का लेंगे, जिस साल कंपलसरी एक्वायर किया है। तो देखो 16/8/13 को सच प्रॉपर्टीज कंपलसरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब 13/14 को जो आपका इंडेक्सेशन होता है, तो वो एक बार आप जाके देख लेना, इंडेक्सेशन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, या चलिए एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये कैपिटल गेन की मैंने फर्स्ट पीडीएफ आपको दी थी, पार्ट 21 है, और कैपिटल गेन की ये फर्स्ट पीडीएफ है। मैंने आपको 2 पीडीएफ में सारा पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए कैपिटल गेन की जो फर्स्ट पीडीएफ है, इसमें आपको 16 अगस्त 2013 की बात कर रहा है, 16 अगस्त 2013 की। तो देखिए ये रहा, ये है।
ठीक, अब कंपनसेशन देखो कब मिला है, बाद में मिला है। कंपनसेशन तो 1920 का पार्ट है, चाहे आप देख लेना, लेकिन इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो 220 मिला है, ना कि ये मिला है। तो एक बार आप इलस्ट्रेशन अब देखिए, ये बोल रहा है 16/13 को सच प्रॉपर्टीज कंपलसरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कंपनसेशन डिसाइडेड एट ₹1150। अब देखो डिसाइड हुआ है, दिया थोड़ी है। कह रहा है 20% ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 20 एंड बैलेंस ऑन 2 अप्रैल 20। अब देखिए जब इनिशियल कंपनसेशन होता है ना, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जैसे मैंने बताया था 40 लाख डिसाइड हुआ, उसका 20% आपको मिला, लेकिन जो सेल्स कंसिडरेशन है वो पूरा 40 लाख होगा। तो वैसे डिसाइड कितना हुआ 1150। 20% कंपनसेशन जब मिला तो टैक्सेबल किस ईयर में होता है, जिस साल आपको मिला है, चाहे उसका पार्ट भी मिले, चाहे ऊपर पढ़ के देख लेना एक बार ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल के लिए था। टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इन द ईयर व्हेन सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड, किस ईयर में, जिस ईयर में कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है। और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देख लीजिए, टिल द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, तो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है 13-14 में, तो बेनिफिट तो 220 कब मिलेगा, जब एक्वायर किया है। तो आप देख सकते हैं बेनिफिट कब मिल रहा है, देखिए इंटू 220। तो मैंने आपको बताया था 450 है, क्योंकि 3 लाख और 450 विच इज़ हायर, आपको बताइए, डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 को जो इंडेक्सेशन होता है वो 100 होता है, इंटू 220 लेंगे ना कि 289। तो हमें 1920 का नहीं लेना, हमें 1314 का लेना है। लेकिन जो टैक्सेबल हो रहा है वो 1920 में हो रहा है, क्योंकि 20% जो अमाउंट है वो 31 मार्च 20 को मिल गया था, तो पार्ट मिल गया था, तो उसके बाद कभी भी मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एनहांस में क्या होता है, जब जब टुकड़ों में मिलता है तब वो टैक्सेबल होता है, याद रखना एनहांस में। तो देखिए अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ इनिशियल की। तो देखिए सेल्स कंसिडरेशन, कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन आपका 1150 है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बता दिया, तो 450 अपॉन 100 इंटू 220 तो 990 आएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बताया था कि 70,000 नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2001 से पहले वाला है। लेकिन जो 2010 में 50,000 का इम्प्रूवमेंट किया था वो तो आएगा। 2010 का जब आप इंडेक्सेशन देखेंगे एक बार, तो आप देख सकते हैं ये 2010-11 का आपको दिखेगा 167। तो देखिए 2010-11 का ये 167 नीचे डिवाइड किया है, यानी 50,000 अपॉन 167 इंटू 220, तो ये कितना आ गया, ये 65868 आ गया। आप देख लीजिए ये टोटल ये पार्ट हो गया, इसमें से लेस किया तो ये कैपिटल गेन निकल के आ गया लॉन्ग टर्म। अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो फर्दर अपील जब आपने करी, आप पढ़ के देखिए, ऑन फर्दर अपील ऑन 16/8/2020 आपको एनहांस कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दे दिया, कितना 2 लाख का डिक्लेयर कर दिया। एक्सपेंडिचर आपने जो लगाया वो कितना लगाया 11,000। ये कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ 18 अगस्त 21 को। अब देखिए डिक्लेयर कब हुआ 16/8/20 को। अब आपको जो ये कंपनसेशन पूरा है वो कब मिला 18/8/21 को, तो 16/8/20 का मतलब 20-21 प्रीवियस ईयर, यानी इसके लिए असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिसाइड हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, मिला कब है 18/8/21 को, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगा ये। ठीक है, कह रहा है कंप्यूट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ सुनील फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, जो कि आपको पता है कि इनिशियल कंपनसेशन 1920 में मिला था उसका पार्ट, तो इसलिए मैंने पूरा टैक्सेबल कर दिया। और 21-22 में नहीं होगा, क्योंकि 2021 में आपको क्या है डिसाइड किया गया, यानी डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, आपको दिया नहीं गया। जो आपको एनहांस कंपनसेशन दिया है वो 21-22 में दिया गया है, यानी इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2020-22, तो असेसमेंट ईयर 22-23 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार पढ़ के। अब देखिए एक बार तो ये पढ़ ही लेना आप, जो मैंने पूरा बताया है सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बोल रहा है कि दो द प्रॉपर्टी वाज कंपलसरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर 13-14 बट द कंपनसेशन वाज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 1920, देयरफॉर द अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 1920। हाउएवर इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलेगा वो 13-14 को ही मिलेगा, यानी 220 का ही मिलेगा। लेकिन टैक्सेबल कब होगा, जिस साल पार्ट कंपनसेशन आपको मिला था। इनिशियल में क्या एनहांस में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एज द असेसी हैज़ नॉट रिसीव एनहांस कंपनसेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा 21-22 में, असेसमेंट ईयर में नहीं होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर 22-23 में होगा, क्योंकि आपको 21-22 प्रीवियस ईयर के दौरान वो एनहांस कंपनसेशन 2 लाख मिल चुका था। एक्सपेंसेस ट्रांसफर के कितने थे 11, तो नेट सेल कंसिडरेशन 189 है। कॉस्ट हम लेते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इनिशियल कंपनसेशन में उसको ले चुके हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट था। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी टेकन एज निल एंड द नेचर ऑफ कैपिटल गेन शेल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन। सारा पार्ट आपका मैं कवर करता हूँ जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जाम्पशन इन केस ऑफ सर्टेन कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ, ये बोल रहा है। अब देखिए एग्जाम्पशन कौन सा था, जो ऊपर मैंने बताया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो जब भी आप अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट को दे दोगे यार, गवर्नमेंट ले लेगी क्योंकि आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आपका ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आ रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। तो उसकी कंडीशन क्या है कि असेसी ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र की हुई है जो कि कैपिटल एसेट के फॉर्म में। सच लैंड वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज बाय सच एचयूएफ और इंडिविजुअल और हिज पेरेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो जिस डेट में आपका ट्रांसफ़र हुआ उससे जस्ट पहले के 2 साल के अंदर उस अर्बन लैंड को आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो। ये नहीं कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खाली पड़ी है और आप क्या बोल रहे हो कि हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। आपने तो उसको किसी और को किराए पे दे दिया है जो कि उस पर कुछ बिजनेस कर रहा है, उस पर एग्रीकल्चर का काम ही नहीं कर रहा। तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ होना चाहिए, चाहे आपने किसी को किराए पे भी दिया हो। तो जनरली वो लैंड यूज़ होना चाहिए किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ट्रांसफ़र से जस्ट पहले के 2 साल में। फिर देखिए आपने ये तो पढ़ ही लिया था कि सच लैंड इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, गवर्नमेंट के किसी लॉ के थ्रू वो ट्रांसफ़र हुआ है। फॉर ए कंसिडरेशन टू बी डिटरमिन और अप्रूव्ड बाय, यानी आपने लैंड तो ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने डिटरमिन किया है, उसका जो भी अमाउंट है या अप्रूव किया है, ठीक है। द कंपनसेशन और कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर इज रिसीव्ड बाय सच असेसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004, तो 1 अप्रैल 2004 के बाद ये मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट इनकम ऑन सच ट्रांसफर शैल बी एग्जेम्प्टेड, तो एक तो ये एग्जाम्पशन है। दूसरी है आपकी लैंड पूलिंग स्कीम के थ्रू एग्जाम्पशन, कह रहा है एग्जाम्पशन इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर लैंड पूलिंग स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 37A। देखिए अब लैंड पूलिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे बोल दिया लैंड का पूल बना दिया। कहने का मतलब क्या है, सबके पास जिनके पास छोटे छोटे लैंड होते हैं या जो भी ज़मीनें हैं, एक तरीके से आपको पता है कि जब आप सिटी के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लैंड आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहे कोई सी भी लैंड बोलिए जिनके पास होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका एक पूल बना देगी। एक साथ हम बोल सकते हैं कि लैंड पूलिंग एजेंसी रख लेगी। वो सारे के सारे क्या करेगी, जो लैंड है एक साथ वो ले लेगी और जिनसे लिए हैं उनको बाद में क्या करेगी, या तो उनको कन्वर्ट करके, जैसे उन पे प्लॉट बना दिए गए, बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए गए, उनको काट के तो वो कुछ दे दिए गए, या उनको एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, लैंड को बिल्कुल सही करके उन्हें दे दिया गया, ऐसे हो गया। तो आपको पता है कि ये प्लॉट ये बनेंगे तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप होगी, ठीक है। हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स ये प्रॉपर बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट की एक तरीके से क्या होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आप बोल सकते हो कि जीडीपी में भी इंक्रीमेंट होगा, ग्रोथ, ये सब कुछ होगी। तो ये एक तरीके से लैंड पुलिंग स्कीम में क्या कर रहे हैं कि लोगों के जो भी लैंड है, या लोगों के लैंड पार्सल बोला जाता है या क्लस्टर ऑफ पीपल ऐसे बोला जाता है, कि लोगों के पास जो भी लैंड है, जो भी क्लस्टर अलग अलग है, उनको एक साथ ले लिया जाता है, कंसोलिडेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है लैंड को, उस पर प्लॉट ये काटे जाते हैं और वापस से उन्हें या तो दे दिए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है या कंपनसेशन के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर कैपिटल गेन का पार्ट नहीं आएगा। अब देखिए इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में बोल रहा है कि कंडीशन ये नहीं चाहिए कि ये इंडिविजुअल या एचएफ के लिए एप्लीकेबल है। असेसी जो ओनर है एसेट का, चाहे लैंड का या बिल्डिंग का या दोनों का, लैंड एंड बिल्डिंग का, 2 जून 2014 को ओनर होना चाहिए। सच असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर द लैंड पूलिंग स्कीम कवर्ड अंडर द आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रूल 2015 मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014। तो बोल रहा है कि जो एक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग जो रूल आया, उसके अकॉर्डिंग ये लैंड पूलिंग स्कीम कवर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एसेट को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है कि इन दैट केस कैपिटल गेन ऑन द फॉलोइंग ट्रांसफर शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो ट्रांसफ़र किसका किया गया, इस स्कीम के अकॉर्डिंग लैंड का या बिल्डिंग का या दोनों का वो ट्रांसफ़र किया गया। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ लैंड पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट इशूड अंडर द स्कीम टू द असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर रेफर्ड इन ए। अब देखिए जैसे आप एक असेसी हो, आंध्र प्रदेश में हो और आपका लैंड क्या हो रहा है, उस एरिया में आ रहा है लैंड पूलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो आपको अपनी लैंड को ट्रांसफ़र करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो उस स्कीम में आपको क्या दिया गया,
ओनरशिप सर्टिफिकेट दिया गया, लैंड पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही वो डेवलप होगा तो आपको प्लॉट ये दिए जाएंगे, तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो सर्टिफिकेट दिखा के आप प्लॉट ले लोगे, या जो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट या लैंड है वो आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन आपने उससे पहले ही जो लैंड पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को, क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो भी एग्जम्प्टेड है, ये बोल रहा है। पर अब आपने उसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ये बोल रहा है कि आपने होल्ड किया था, फिर आपके पोजीशन में कोई रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट या लैंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने उस असेसी को प्लॉट या लैंड दे दिया। जैसे मैं बोलूं कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये लैंड था, ये आपने लैंड पूलिंग स्कीम में गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, ये हो गया। गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, रिकॉन्स्टिट्यूट करा, बिल्कुल सही करा, प्लॉट और लैंड को, और वापस से क्या कर दिया, आपको दे दिया। अब आपके पास वो प्लॉट और लैंड आ चुका है, ठीक है, आपके पोजीशन में, लेकिन अब आप उसको 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हो। अगर 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हो तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो वो बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट और लैंड रिसीव्ड बाय द असेसी अगेंस्ट ट्रांसफ़र मेंशन्ड इन ए within 2 years from the end of financial year in which the possession of such plot or land was handed over to him। अब देखिए सीधी सी बात है कि आपका 2015-16 में कोई लैंड लिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके आपको दे दिया 1920 में, ये मान के चलिए। अब 1920 का जब एंड होगा, कहने का मतलब 31 मार्च 20 आएगा, उसके अगले 2 साल में उस रिकॉन्स्टिट्यूट प्लॉट और लैंड को जो आपके पास था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सही करके आपको दे दिया मान के चलिए, या उसका कुछ हिस्सा आपको दे दिया, तो उसको आपने 2 साल के अंदर बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर 2 साल के अंदर बेचा है तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 साल बाद बेचते हो तो वो कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, और दूसरे साल के एंड में जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होगी, क्योंकि बेचते समय तो जो पैसा मिलेगा वो सेल कंसीडरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है टैक्स पॉइंट वेयर सच रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट और लैंड, जो कि गवर्नमेंट ने आपको सही करके वापस दे दिया था, कह रहा है इज़ नॉट ट्रांसफर विद इन सेट 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तभी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। जिस साल आपके पोजीशन में प्लाट आया था उसके 2 साल के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है, जब जाके एग्जाम्प्ट है। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो, कह रहा है नहीं करते, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल एसेट शैल बी डीम्ड टू बी इट्स स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द लास्ट डे ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके लास्ट डे पे जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कैपिटल एसेट की कॉस्ट कहलाएगी। आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द पोजीशन ऑफ सेट कैपिटल असेट वाज हैंडेड ओवर टू असेसी। देखिए गवर्नमेंट ने अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट और लैंड, जैसे मैंने बोला कि 1718 में दिया, तो ये बोल रहा है 31 मार्च 18 के 2 साल बाद, यानी मैं बोल सकता हूँ 1819 1920, तो 31 मार्च 20 उसके अंदर आपको ट्रांसफ़र करना है तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो 31 मार्च 20 को जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया 17-18 के एंड में जब आपको पोजीशन मिला था तो उसके 2 साल के अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करा तो लास्ट डे पे, मतलब 31 मार्च 20 को, क्योंकि 1819 1920, तो सेकेंड ईयर के एंड डेट पर लास्ट डे पे जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। अब आपने उसको जितने में बेचा वो सेल कहलाएगी, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र लेस कर दो, फिर कॉस्ट आपको पता है कि वो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट आपका निकलेगा, और लास्ट में आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो 2 साल के अंदर एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके बाद टैक्सेबल है, याद रखना, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल गेन ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और इसी तरीके से आगे जितने भी पार्ट है वो कवर करते जाएंगे। पर आई होप आज की वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और देखिए आपको पता है कि अपना जो कोर्स चल रहा है कॉमर्स का, जैसे मैंने अभी 5 to 6 यूनिट कवर करवा दी थी, और जो अभी अटैम्प्ट था ये बोल सकते हैं कि आपका जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि पूरे के पूरे ही क्वेश्चन मोस्टली मिले हैं। अगर मैंने जो भी यूनिट कवर कराई है तो बाकी यूनिट्स भी हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है और वो हो जाएगी। तो जिनको अगर ये ज्वाइन करना है, दिसंबर का अटैम्प्ट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनवरी फरवरी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म आएंगे, उसके बाद टाइम दिया जाएगा आपको फिल करने का, तो 1 मंथ तो जनरली लग ही जाता है। रिजल्ट भी आएगा अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आगे का, ये तो पुराना है और फीस 1000 पहले थी, लेकिन अभी जो फ़ीस है वो 1500 है। और याद रखना कि दिसंबर के बाद जो फ़ीस है वो 2500 हो जाएगी। तो अभी फ़ीस 1500 है, जिसमें आपको सारी PDF मिल रही है 10 की 10 यूनिट की। वीडियो ऑडियो तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जनरली आपको वीडियो ही मिल रही है 10 की 10 यूनिट की, आप कभी भी देख सकते हो। 6 महीने के लिए आपकी वैलिड हो जाएगी, आराम से आपके 2 अटैम्प्ट इसमें कवर हो जाएंगे, पर एक ही अटैम्प्ट में आप आराम से क्लियर कर लोगे।
मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आपकी जेआरएफ पूरी आराम से क्लियर होगी। यहाँ पे ग्रुप एंड पर्सनल डिस्कशन आप कर सकते हो, मेरे से आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी। जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं कॉल उठा लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ जो भी पार्ट है। इसी तरीके से क्या है, हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी और एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आपको जो पर्टिकुलर दिक्कत है वो समझ में आ जाएगी। देखो, पहले अनसॉल्व आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद आपको मैं सॉल्व पीडीएफ देता हूँ, जिससे आपकी क्या होती है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। और जब सॉल्व पीडीएफ देता हूँ तो उसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन का लिंक भी देता हूँ। तो देखिए, आपका सोने पे सुहागा पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिल रही है और सारे टॉपिक की वीडियो, ईच एंड इंडिविजुअल टॉपिक की वीडियो मिल रही है। जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की 97 वीडियोज़ हैं, फर्स्ट यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की आपकी 40 से 45 है। इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी, जो कि अराउंड 500 to 600 वीडियो आपकी बन जाएगी। लोएस्ट फीस है बिल्कुल 1500, ये मान के चलिए कि 150 रुपीज़ पर यूनिट आपको एक तरीके से उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये नंबर दिख रहा होगा, या व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो और डिटेल अगर आपको जाननी है तो मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।